वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हम लीनियर इंडिपेंडेंस और बेसिस पर बात करेंगे। एकदम फंडामेंटल और सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर अलजेब्रा में। और दो मेन चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं, सब कुछ तो नहीं कर सकते। अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं प्लेन में ओ ए और बी, तो स्पैन ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर, यानी दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, इनका जो स्पैन है, स्पैन में लिख देता हूँ क्या है, स्पैन ऑफ ओ ए एंड ओ बी का मतलब हो गया ये वाले सारे वेक्टर्स। ठीक है, सो हम कह रहे हैं कि हर टू डिमेंशनल वेक्टर, हर वेक्टर बेसिकली हमारी सेटिंग अगर टू डिमेंशनल है तो हर वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। उसी का थ्री डिमेंशनल वर्जन यहाँ पर है कि अगर हमारे पास चार पॉइंट्स हैं ओ ए बी और सी जो कि एक ही प्लेन पर लाए नहीं करते, दे आर नॉन कोप्लेनर, कोई भी एक प्लेन ऐसा नहीं है जो इन चारों को कंटेन करता है, तो स्पैन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी ओ सी, this is everything, this is all the possible vectors। और ये सब विजुअली दिखना चाहिए। हमने सारी बातें बहुत डिटेल में करी थी, सारे प्रूफ्स प्रॉपरली दिए थे, पर विजुअली दिखना चाहिए कि वास्तव में इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से मैं कोई भी वेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, सो जस्ट रन द विजुअल थिंग इन योर माइंड। वो प्रॉपर लॉजिकल डिटेल्स तो आप लिख सकते हैं जब आप थोड़ा विचार करें, अपनी विजुअल रीजनिंग, विजुअल इंट्यूशन को ही रीजनिंग में बदल सकते हैं कभी भी। पर अगर विजुअल इंट्यूशन नहीं है तो रीजनिंग किसी काम की नहीं है, कम से कम इस सेटिंग में तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं दोनों चीज़ों को थोड़ा रिफ़ाइन करेंगे, और भी चीज़ें सीखेंगे, पर मेन मुद्दा है इनको थोड़ा सा हम और रिफ़ाइन करेंगे। हार्ड वर्क हम कर चुके हैं, हार्ड वर्क यहीं पे हो गया था, पर फिर भी थोड़ा सा और काम बाकी है। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है लीनियर इंडिपेंडेंस। तो इसको मोटिवेट करते हैं। अभी इस स्लाइड पर थोड़ा सा इनफॉर्मल डिस्कशन होगा, जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को मोटिवेट करेंगे और फिर इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। तो ये एक फिगर बना हुआ है। प्रॉपरली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एक पॉइंट है ए प्लेन में, एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है बी, ये तीन पॉइंट्स हैं प्लेन में। ओ ए बी कोलिनियर नहीं है, और यू जो वेक्टर है दैट इज ओ ए, और v इज ओ बी। फिगर में जो चीज़ है वो मैं लिख रहा हूँ बस। तो अगर कोई भी पॉइंट अब p लिया जाए और इस वेक्टर को p वेक्टर बोल देते हैं, तो ओ पी इज डिनोटेड बाय p। p लिटिल p पे कैपिटल एरो लगाया, सो एनीवे, सो दिस इज डिनोटेड बाय दैट। तो हम क्या जानते हैं कि इसको हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दैट लिख सकते हैं। यही हमने रिकॉल भी किया शुरू में कि स्पैन ऑफ दीज टू इज एवरीथिंग। इन पर्टिकुलर इस वेक्टर को भी हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v लिख सकते हैं। पर अगर ये प्रश्न पूछा जाए कितने तरह से लिख सकते हैं, तो क्या जवाब होगा? यानी कि हम पूछ रहे हैं हाउ मेनी, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन वी राइट p as a linear combination of u and v। ठीक है, ये भी शायद क्लियर ना हो रहा हो क्या पूछा जा रहा है। इसी चीज़ को दूसरी तरह से बोलते हैं, दैट इज हाउ मेनी पेयर्स of real numbers, how many pairs of real numbers lambda comma mu are there such that this is the precise question। ऐसे कितने पेयर हैं लैम्डा और म्यू के such that this becomes true। ओके, तो अगर इस पर थोड़ा विचार करेंगे, आंसर है एग्जैक्टली एक। एक तो है ही, क्योंकि दिस इज इन द स्पैन ऑफ
दीज टू वेक्टर्स, पर एक ही है, और वो हम प्रूव करेंगे कि एक ही है, आएंगे उस पर अभी विजुअली कन्विंस हो जाएं कि एक ही है। ठीक है, आंसर इज 1। तो रिडंडेंसी नहीं है इस एक्सप्रेशन में, यानी इस डिकम्पोजिशन बोल लें या जो भी बोल लें, ये लिखने में कहीं रिडंडेंसी नहीं हो सकती। ये जो सिस्टम है ये सॉर्ट ऑफ टाइट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त फालतू की चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं। किसी भी चीज़ को, ये जो मूल सामग्री है, अगर यू और वी को मूल सामग्री की तरह समझें, इंग्रेडिएंट्स की तरह समझें जिनकी माध्यम से बाकी चीज़ें व्यक्त की जा रही हैं, तो कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम हटा सके अपनी लिस्ट में से। यू और वी में से किसी को भी हटा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। राइट, सो आई होप कुछ इशारा मिल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रॉपरली हम सारी बातें लिखेंगे, पर अभी यही हो रहा है। अभी बस ये समझें कि सिंस देर इज अ यूनिक वे ऑफ राइटिंग एनी वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, वी विल थिंक ऑफ दिस एज अ नॉन रिडंडेंट लिस्ट। You and we are together forming a non-redundant spanning list, whatever that means. ये सारे शब्द अभी शायद ना समझ में आ रहे हो, हम anyway just मोटिवेट करना चाह रहे हैं। पर in contrast consider these three vectors u, v and w। ठीक है, तो प्रॉपरली अगर बोलना हो तो वही हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, a, b, c। o, a, b and c are 3 points, sorry, are 4 points in the plane. No 3 are collinear, where no 3 are collinear, यानी कि इन 4 में से किसी भी 3 को पकड़ लें तो वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, दैट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर। तो ऐसी सेटिंग दी हुई है। अब हमने अगर कोई पॉइंट पी चुना तो ओ पी को कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3। तो यू वी डब्ल्यू क्या है, यू इज ओ ए वैक्टर, सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ये तो यू वी डब्ल्यू हो गया, और पी कोई पॉइंट है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी एक्सप्रेस ओ पी as a linear combination of u, v and w। अब कम से कम एक तरीका तो है ही, एक बार w को भूल भी जाएं, केवल u और v पे ही ध्यान दें, तो u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर हम op को तो लिख ही सकते हैं। हम ऐसे लैम्डा और म्यू तो ढूंढ ही सकते हैं कि लैम्डा u प्लस म्यू v इज op, ये तो हम कर ही सकते हैं। इसमें बस हम 0 टाइम्स w लिख दें तो ये u, v और w का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो कम से कम एक लीनियर कॉम्बिनेशन तो ऐसा है ही जो हमें OP दे देता है। उसी तरीके से हम ऐसे अल्फ़ा और बीटा ढूंढ सकते हैं, सच दैट अल्फ़ा u प्लस 0v प्लस बीटा w ये OP है। तो कम से कम 2 तरीके तो हो ही गए, और रीज़न वही है कि O, A और C ये जो 3 है ये कोलिनियर नहीं है, और इस वजह से U और W का जो स्पैन है वो सब कुछ है। इस वजह से ये देयर एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा सच दैट दिस इज ट्रू, तो वो मैं बस आर्ग्यू कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर U को भूल जाएं तो V और W मिल करके सबको स्पैन कर रहे हैं, तो हम 0 टाइम्स U प्लस समथिंग टाइम्स V प्लस समथिंग टाइम्स W के तौर पर भी OP को लिख सकते हैं। तो कम से कम 3 तरीके हमारे पास हैं, एक में जिसमें W पे 0 आ रहा है, एक में जिसमें V पे 0 आ रहा है, एक में जिसमें U पे 0 आ रहा है। कम से कम 3 तरीके तो हमारे पास हैं। क्या और भी हो सकते हैं वो आप सोचिएगा, पर इन तीनों तरीकों को मैं थोड़ा विजुअली दिखा देता हूँ। राइट, तो ये इस वाली इक्वेशन को बस विजुअली दिखा रहा हूँ टू मेक इट वेरी क्लियर। इसको मैं ट्रांसलेट करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को अगर दिखाना हो, नहीं ये दूसरी वाली नहीं है, ये एक्चुअली तीसरी वाली जो मैंने लिखी नहीं। राइट, और एक और मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ पे नहीं है, इस श्रेणी में नहीं है। उसमें क्या होगा कि तीनों पे ही नॉन ज़ीरो आएगा।
यू पे भी एक नॉन ज़ीरो स्केलर है, डब्ल्यू पे भी एक नॉन ज़ीरो स्केलर है और वी पे भी एक नॉन ज़ीरो स्केलर है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी हमें ओपी वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो आंसर एक्चुअली इसका इनफाइनाइटली मेनी वेज। क्वेश्चन था कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस, आंसर इज इनफाइनाइटली मेनी वेज, और वो आप जस्टिफाई करिए खुद से। ठीक है, सोचिए इस पे कि क्यों इनफाइनाइट है, कोई बात समझ में आएगी। ओके, अब थोड़ा चीज़ों को फॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास E इज द प्लेन और द स्पेस, और n वेक्टर्स दे दिए गए हैं। जब प्लेन वाली सेटिंग में चल रहे हैं तो हम 2D वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जब स्पेस वाली सेटिंग में चल रहे हैं तो 3D वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। n वेक्टर्स दे दिए गए हैं, एक लिस्ट है, ये एक श्रृंखला है, यानी कि कोई सेट नहीं है। वी आर नॉट सेइंग वी हैव अ सेट ऑफ n वेक्टर्स, वी हैव अ लिस्ट ऑफ n वेक्टर्स। रिपीटेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ रिपीटेशन अलाउड। तो हम इन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? They will be called linearly independent if whenever lambda 1 से लेकर के lambda n real numbers are chosen such that ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, देन वी हैव, ये सारे ही जीरो हैं, ये जितने स्केलर्स हैं हमारे पास ये सब जीरो हैं। तो क्या बोला जा रहा है, अगर ये सबके सब जीरो होते तो क्लियरली ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो ही आता। लीनियर इंडिपेंडेंस क्या बोलती है कि यही एकमात्र तरीका है जीरो वेक्टर क्रिएट करने का एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये गिवन लिस्ट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं जब देर इज नो रिडंडेंसी इन दिस सेंस कि जीरो वेक्टर को व्यक्त करने का एकमात्र तरीका है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सो जस्ट पॉज एंड थिंक अबाउट दिस डेफिनेशन। और यहाँ पे विजुअली दिख रहा होगा कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, दीज टू वेक्टर्स, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जीरो वेक्टर अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सपोज चलो इनको नाम ही दे दिया जाए, सो अगेन दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट बी, ओ ए बी आर नॉट कोलिनियर, इसको यू बोल दिया, या ज़्यादा अच्छी नोटेशन है लिटिल ए, इसको लिटिल ए बोल दिया, इसको लिटिल बी। कहने का मतलब ए इज ओ ए वेक्टर, बी इज ओ बी वेक्टर। ठीक है, ये नोटेशन है, और हम प्लेन की सेटिंग में हैं। तो हम कह रहे हैं कि ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो देन ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्यों है ऐसा? मान लेते हैं कि कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, सो टू सी दिस से लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज जीरो। हमें करना क्या है, वी वांट टू शो दैट लैम्डा और म्यू दोनों ही जीरो हैं। यही मतलब हुआ इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने का। ठीक है, तो क्योंकि लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज जीरो, वी हैव lambda a is minus mu b, we have this। अब दो केसेस हैं, केस वन म्यू इज जीरो। अगर म्यू जीरो है देन वी हैव, इन दिस केस वी हैव lambda a is जीरो, राइट। अगर म्यू जीरो है तो ये जीरो हो गया, यानी कि लैम्डा टाइम्स ए जीरो हो गया। पर फिर लैम्डा को भी जीरो होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा जीरो नहीं है तो मैं बोथ साइड्स लैम्डा इनवर्स यानी 1/लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जिससे मुझे मिल जाएगा कि ए इज जीरो। so therefore this implies either lambda is zero or a is zero।
क्योंकि अगर लैम्डा ज़ीरो नहीं है तो ए ज़ीरो फोर्स हो जा रहा है. अगर लैम्डा इज़ नॉट ज़ीरो आई कैन जस्ट स्केल बोथ साइड्स सुटेबली टू गेट दिस थिंग इज़ ज़ीरो. पर ये तो ज़ीरो है नहीं, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होता तो जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ओ के साथ कोइंसाइड कर जाता. पर फिर ये जो अजम्पशन है कि ओ एंड बी आर नॉट कोलिनियर, ये इनवैलिडेट हो जाएगा. देयरफॉर लैम्डा इज ज़ीरो. केस 2 है कि म्यू इज़ नॉन ज़ीरो. दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो म्यू ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है. इन दिस केस माइनस लैम्डा अपॉन म्यू टाइम्स ए इज बी वेक्टर. राइट, ये इक्वेशन मेरे पास है. अगर म्यू ज़ीरो नहीं है तो मैंने बोथ साइड्स माइनस वन अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट साइड तो मुझे ये मिल गया, लेफ्ट साइड मुझे ये मिल जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज ओ ए एंड बी आर कोलिनियर. राइट, क्योंकि अगर कोई चीज़ मैं ए की स्केल, मतलब कोई अगर वेक्टर है जो ए का स्केल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है प्लेन में वो इस लाइन पर है. सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज बिकॉज this thing, any scale of a is equal to o, what should I use, o, let me say op for some p on the line oa. राइट, ये चीज़ बस रियलाइज़ करनी है कि अगर इसको स्केल किया इस वेक्टर को, तो वो किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा? किसी पॉइंट का जो इस लाइन पर है. इस लाइन के बाहर किसी पॉइंट का नहीं हो सकता. ओके, सो वंस यू रियलाइज दैट, यू कैन आर्ग्यू कि बी को इसी लाइन पर होना पड़ेगा, पर वो हमने माना था कि ये कोलिनियर नहीं है. सो मेक श्योर ये रीजनिंग आप प्रॉपरली कंप्लीट करें रुक करके. ठीक है, तो दिस विल गिव अ कॉन्ट्रडिक्शन. So that's a contradiction. ओके, तो जो पहला केस था इसमें हमें मिला कि लैम्डा और म्यू ज़ीरो, दोनों ही ज़ीरो हैं. लैम्डा भी ज़ीरो, म्यू भी ज़ीरो, और वही दिखाना था. दूसरा केस जिसमें हमने माना कि म्यू नॉन ज़ीरो है, वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यानी ये केस हो नहीं सकता. तो पहला ही केस हो सकता है, और पहले केस में हमने वो प्रूव कर दिया जो हमने क्लेम किया था. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो कभी भी हमें ओ ए और बी नॉन कोलिनियर मिलते हैं, या हमने कभी भी 3 पॉइंट्स ऐसे चुने प्लेन में ओ ए और बी जो कि नॉन कोलिनियर है, तो ये जो वेक्टर्स बनेंगे दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये हमने प्रूव कर दिया. दिस इज एन एग्जाम्पल. लेट्स मेक सम ऑब्जर्वेशंस. एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दिए हुए हैं, और उनमें से हमने आखिरी के कुछ फेंक दिए, केवल पहले r को ही रिटेन किया, तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है. If these are linearly independent, then so are these things for any r in this range. ये एकदम ही ट्रिवियल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. राइट, अगर हमने ऐसे लैम्डा 1 से लेकर के लैम्डा r खोज लिए सच दैट दिस इज ज़ीरो, जहाँ पे कि ये सभी के सभी ज़ीरो नहीं है, नॉट ऑल ऑफ दीज लैम्डा आर्स आर ज़ीरो, तो फिर हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं v1 अप टू vn का, जिसमें कि बस हम क्या करेंगे, ये तो लिख दिया ऐसा का ऐसा, और इसमें क्या जोड़ा, 0 टाइम्स वी आर प्लस 1 एंड सो ऑन. यहाँ फॉन्ट की दिक्कत आ रही है. दिस थिंग प्लस बाकी सब जगह ज़ीरो से सजा दीजिए, स्केलर सारे ज़ीरो चूज़ कर लिए बाकी के. मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं है. कहने का मतलब बस ये तो ऐसा कैसा यहाँ लिख दिया और बाकी सारे स्केलर ज़ीरो चुन लिए, तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि ज़ीरो वेक्टर देगा. दिस इज़ अ ज़ीरो वेक्टर. तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर्स देगा जिसमें कि ये सभी के सभी ज़ीरो नहीं है. राइट, क्योंकि ये सभी के सभी ज़ीरो नहीं थे. तो बहुत ही ट्रिवियल सी बात बोली जा रही है. अगर हमारे पास कुछ एक लिस्ट दी हुई है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की, और उनमें से हमने कुछ वेक्टर्स फेंक दिए, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है केवल आखिरी के कुछ वेक्टर्स फेंके हैं, पर कुछ भी आप फेंक दीजिए, आप दूसरा चौथा सातवां फेंक दिया और बची हुई जो वेक्टर्स हैं उनको लिस्ट में लिख दिया, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे.
एनी सब लिस्ट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट लिस्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। बस इतना बोला जा रहा है, इट्स अ ट्रिवियल स्टेटमेंट। अब अगले रिमार्क पर आने से पहले लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है कि द ओनली वे टू फॉर्म जीरो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इज टू चूज द मोस्ट सिंपलेस्ट स्केलर्स, मीनिंग चूज ऑल द स्केलर्स जीरो। कोई नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो वो जीरो नहीं दे सकता। बेसिकली दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट हम एक लिस्ट ऑफ वेक्टर्स को तब बोलेंगे जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट द करस्पॉन्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, पर ये सारे के सारे स्केलर्स जीरो नहीं है। कुछ जीरो हो सकते हैं पर सबके सब साथ में जीरो नहीं है। ठीक है, तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंस क्लियरली। एक रिमार्क है कि अगर कोई लिस्ट ऑफ वेक्टर्स दी हुई है तो लीनियरली डिपेंडेंट तब और केवल तब है जब कोई एक जे ऐसा है इस लिस्ट में, इस 1 up to n में, कि जो जेथ वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग। इन अदर वर्ड्स, देर इज सम वेक्टर या सम ओके, हाउ डू आई से दिस, देर इज सम जे सच दैट जो जेथ वेक्टर है वो बचे हुए वेक्टर्स के स्पैन में है। इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे इसमें जेथ वेक्टर गायब है इस लिस्ट में। तो अ गिवन लिस्ट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ उस लिस्ट में कोई एक वेक्टर ऐसा है जो बचे हुए वेक्टर्स के स्पैन में है। ये बहुत ही ट्रिवियल सी बात बोली जा रही है, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है। सो रीज़न इज कि इफ मतलब दो बातें हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें शो करना है कोई एक जे ऐसा है कि ये हो जाए, और दूसरा अगर कोई एक जे ऐसा है सच दैट ये हो जाए तो हमें लीनियरली डिपेंडेंट शो करना है। इसको ठीक से देख ही लेते हैं क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। तो ये क्यों ट्रू है इसको प्रूव कर देते हैं। सपोज फर्स्ट कि ये सब लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स not all zero such that ये लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो है। अब क्योंकि ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं थे तो हम एक जे ऐसा उठा सकते हैं सच दैट लैम्डा जे इज़ नॉन ज़ीरो। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने लिखी इसको स्टार बोल दें। सो फ्रॉम स्टार वी हैव दिस, कुछ नहीं किया है, रीअरेंज किया है बस। राइट, ये जो जेथ टर्म था बस मैंने उसे दूसरी तरफ लिख दिया। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा जे ज़ीरो नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं बोथ साइड -1 लैम्डा जे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, विच implies कि Vj is in the span of the remaining। तो वो हमने प्रूव कर दिया वन डायरेक्शन, द अदर डायरेक्शन इज एन एक्सरसाइज, रिवर्सिंग दिस स्टेप यू गेट द अदर डायरेक्शन। ओके, ऑल राइट, सो दिस हैज़ बिन जस्टिफाइड। और एक और आपके लिए एक्सरसाइज है कि शो करना है, जस्ट थिंक अबाउट इट, मे बी हम आगे अगली स्लाइड में इसको खुद ही से प्रूव करेंगे वापस से, पर अभी के लिए एक्सरसाइज है कि अगर हम 4 पॉइंट लें इन स्पेस तो शो दैट, मतलब अस्यूम दे आर नॉट कोप्लेनर, show that
these three vectors are linearly independent. शायद हम इसको प्रूव करेंगे आगे खुद ही अभी कुछ ही समय में, पर बेहतर है कि अभी रुक के विचार कर लें. ओके, अब एक सिंपल सी यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी. V इज द सेट ऑफ ऑल द 2D वेक्टर्स और ऑल द 3D वेक्टर्स. ठीक है, और हमारे पास n वेक्टर्स दिए हैं V में जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ उनके स्पैन में चुनी जाए तो केवल एक ही तरीका है उसे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 अप टू Vn लिखने का. तो हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स लैम्डा 1 अप टू लैम्डा n such that this equation is true. So there is only one way to write a vector V as a linear combination of V1 up to Vn provided one exists. तो अगर V इसके स्पैन में है, इस चीज़ के स्पैन में है, तो केवल एक ही तरीके से उसे हम व्यक्त कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 up to Vn. अगर स्पैन में है ही नहीं तब तो कोई भी तरीके से नहीं कर सकते हैं. स्पैन में है तभी कर सकते हैं. ठीक है, सो होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर और प्रूफ इज वेरी सिंपल. So fix, so let V be in span of V1 up to Vn. और मान लेते हैं कि V is equal to this and at the same time V is equal to that for some scalars lambda 1 up to lambda n and mu1 up to mu n. ठीक है, और हमें करना क्या है, want to show that, ये करना है. यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही हुआ कि एक ही तरीके से लिख सकते हैं. तो अगर दो अलग अलग तरीकों से लिख दिया गया तो वास्तव में दो अलग तरीके हैं ही नहीं, ये सारे कोएफिशिएंट्स बराबर ही हैं, यही कहना चाह रहे हैं, राइट. यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही हुआ, तो हमें यही दिखाना है. बट दिस इज़ वेरी सिंपल. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस बट वी हैव, इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो है. इस चीज़ को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इसके साथ, ये ज़ीरो है क्योंकि दोनों ही v के बराबर हैं. ये भी v के बराबर है, ये भी v के बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट करके ज़ीरो मिल जाएगा. पर दिस इज सेम एज सेइंग कि लैम्डा 1 माइनस म्यू 1 टाइम्स v1 प्लस सो ऑन. दिस इज ज़ीरो. पर अब हम लीनियर इंडिपेंडेंस यूज़ करेंगे. हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए थे V1 अप टू Vn, तो इससे बस फोर्स हो गया कि ये सभी के सभी ज़ीरो हैं, जितने भी कोएफिशिएंट्स यहाँ दिख रहे हैं. एंड दैट्स इट. इससे तुरंत ये आ जाएगा. वेरी सिंपल, एकदम ही आसान. ओके, ऑल राइट. अब हाँ, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड स्पैन. तो ये इस तरह की बात हम अभी कर चुके हैं, पर दोबारा कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट है कि V इज़ द सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स. तो अभी हम टू डिमेंशनल सेटिंग में बात कर रहे हैं और हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं U और V. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट तब और केवल तब जब उनका स्पैन सभी कुछ हो जाए. ठीक है, तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो हमें दिखाना है कि उनका स्पैन इज़ एवरीथिंग, और अगर वो ऐसे हैं कि उनका स्पैन इज़ एवरीथिंग तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. हमें ये दिखाना है. ओके, सो प्रूफ, think about it. Before we prove it, think about it. In fact, इसको प्रूव करने से पहले एक बात देख लेते हैं. अगर ये हम मान लें कि ये प्रूव हो गया तो एक बात हम पहले ही देख लेते हैं कि कोई भी तीन वेक्टर ले लिए जाएं इन द सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे. तीन टू डिमेंशनल वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते.
there cannot be too many linearly independent vectors. In fact, there cannot be more than 2 linearly independent vectors in the plane, मतलब in the 2D setting. Okay, I hope this is clear. तो ऐसा क्यों है? The reason is, अगर हमारे पास मान लें ये linearly independent दिए होते तो ये पहले दो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बात हम देख चुके हैं. कोई भी लिस्ट हो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसकी कोई भी सब लिस्ट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते. पर फिर बाय दिस थ्योरम इनके स्पैन में सब कुछ आ जाएगा, यानी कि इनके स्पैन में W भी होगा. पर अगर W को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख पा रहे हैं तो फिर ये लिस्ट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट थी ही नहीं. यही बात हमने पिछले कुछ समय में देखी थी, अभी थोड़े समय पहले, राइट. सो इट्स वेरी सिंपल. फ्रॉम दिस यू कैन ईजिली प्रूव दिस. मैंने आर्ग्यू कर दिया है, पर आप खुद से रुक करके आर्ग्यू करें. ओके, अब इस पर आते हैं, ये क्यों ट्रू है. सो एज यूजुअल हम चीज़ों को प्लेन में सोचेंगे, प्लेन में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी फिक्स अ पॉइंट O. सो फिक्स अ पॉइंट O इन द प्लेन, और हम जानते हैं, अगर फंक्शंस की भाषा का प्रयोग करें तो हम जानते हैं कि द फंक्शंस, और कर ही देता हूँ डिफाइन, कई बार ये चीज़ देख चुके हैं. डिफाइन f गोइंग फ्रॉम E to V, where what is E? E is the Euclidean plane. So f is a function from E to V. कैसे डिफाइंड है? f of p is the position vector of p with respect to O for all p. ये डेफिनेशन है. और हम जानते हैं f is a bijection. In other words, there is a point A. So say A and B are such that OA vector is U and OB vector is V. ठीक है, तो ये तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो जनरल बातें हो रही हैं. डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं. तो एक लाइन ये बनाएंगे. वेल लाइन बनाने से पहले क्या बोलूँ मैं, तो ठीक है, ऐसे करते हैं. अस्यूम. सो ये तो हमने सेटअप किया है बस. तो नाउ अस्यूम दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. और वी वांट टू शो दैट इनका स्पैन इज एवरीथिंग. ठीक है, फिर इसकी उल्टी दिशा भी करनी है कि अगर ये होगा तो हमें दिखाना है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. उस पर बाद में आएंगे, पहले ये करते हैं. सो वी क्लेम कि O, A एंड B आर नॉन कोलिनियर. बेसिकली जो डेटा है हम बस उसे प्लेन वाली सेटिंग में ट्रांसफर कर दे रहे हैं. बाय द मीन्स ऑफ दिस डिक्शनरी, इस डिक्शनरी के माध्यम से जो भी वेक्टर्स में इंफॉर्मेशन दी है हम उसे प्लेन में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जहाँ पे हमें ज्योमेट्री यूज़ करना आता है. ठीक है. सो अगर ये, हाँ, सो वी वांट टू शो दैट दे आर नॉन कोलिनियर. सो टू शो दिस, अस्यूम दे आर कोलिनियर. अस्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी that these are collinear. ठीक है, प्रॉपरली आर्ग्यू करेंगे यहाँ से अभी, पर एक चीज़ नोट करते हैं, क्योंकि U और V लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, यहीं से इम्प्लाई हो जाता है नन ऑफ देम आर ज़ीरो. अगर किसी भी लिस्ट में ज़ीरो वेक्टर शामिल हो गया तो वो लिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, राइट. इस चीज़ को अगर केवल इन दो वेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में आर्ग्यू करना हो तो मान लीजिए U ज़ीरो होता तो हम क्या कर देते, हम लिख देते लैम्डा टाइम्स U प्लस ज़ीरो टाइम्स V, और ये तो ज़ीरो ही है, क्योंकि अगर हम मान लें U ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो और ये तो ज़ीरो हो ही गया. तो एक नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है जो ज़ीरो वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. सो एज सून एज वी नो कि भाई U और V लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता. और ये बात किन्हीं भी नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए लागू होती है. ये तो दो ही वेक्टर्स पे हमने आर्ग्यू किया, पर यू कैन क्लियरली एक्सटेंड दिस आर्ग्यूमेंट टू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स,
ठीक है, सो ये हमें पता है और इस वजह से 10 ए ओ के बराबर नहीं है और बी ओ के बराबर नहीं है, तो ये डिडक्शन हमारे पास है। सो ये ज़ीरो नहीं लिखा हुआ है, ये ओ लिखा हुआ है, ये बड़ी गड़बड़ है यहाँ पे कि ज़ीरो और ओ एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, पर कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है, यहाँ पे ज़ीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ए इज़ अ पॉइंट। ऑलराइट, तो अगर ओ ए एंड बी हमें सिद्ध करना है नॉन कोलिनियर हैं, तो हमने मान लिया कि वो कोलिनियर हैं। अगर वो कोलिनियर हैं तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी। ए और बी दोनों ही ओरिजिन से अलग हैं, ये बात हम आर्ग्यू कर चुके हैं। पर अगर पिक्चर ऐसी है तो ओ ए के स्पैन में, यानी ओ ए के किसी एक लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी, ओ ए के किसी एक स्केल से हम ओ बी को क्रिएट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि क्योंकि सारी चीज़ें एक लाइन पर आ गई हैं, ओ ए और बी तीनों एक लाइन पर आ गए हैं, इसी चीज़ को अगर हम स्केल करें सूटेबली तो हम ओ बी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस, लेट मी नॉट राइट एनीथिंग डाउन, सो देन ओ बी इज इन द स्पैन ऑफ ओ ए and hence, in other words, b is in v is in the span of u, एक ही बात है, नोटेशन का ही फर्क है, and hence u and v are linearly dependent, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे अजम्पशन को कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। तो ये क्लेम प्रूव हो गया कि वो नॉन कोलिनियर हैं। पर अब ये अगर नॉन कोलिनियर हो गए तो हम जानते हैं कि ओ ए और ओ बी का स्पैन सब कुछ है, ये हमने शुरू में ही रिकॉल किया था। सो बाय द अबव क्लेम, span of OA and OB is everything। ठीक है, तो दिस डायरेक्शन इज प्रूवन। अगर हम मान लें ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका स्पैन इज एवरीथिंग। इसका उल्टा करना है, अगर इनका स्पैन इज एवरीथिंग तो हमें शो करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए शायद मैं लिखना नहीं चाहता कुछ, फॉर द अदर डायरेक्शन क्या करें, फिर से वही मान लें कि स्पैन इज एवरीथिंग एंड देन प्रूव दिस क्लेम। ठीक है, एक बार ये क्लेम प्रूव हो गया तो जो हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था उससे शो हो जाएगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। थोड़ी देर पहले ये काम हमने किया था कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ओ ए और बी, तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब जो दूसरी डायरेक्शन मैं एक्सरसाइज के लिए छोड़ देता हूँ, सो द अदर डायरेक्शन इज एन एक्सरसाइज। ओके, होप दिस वॉज क्लियर। इस पर समय बिताएं जब तक बात एकदम साफ ना हो जाए और सब चीज़ें विजुअली सोचें, सारी चीज़ें। ओके, इसी का थ्री डायमेंशनल वर्जन कि हमारे पास अगर तीन थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स दिए हुए हैं u v और w, तो उनकी लीनियर इंडिपेंडेंस इज इक्विवेलेंट टू द फैक्ट कि उनका स्पैन इज एवरीथिंग। ऑलराइट, और इसी का कॉन्सिक्वेंस कि चार वेक्टर्स अगर ले लिए जाएं, चार थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स अगर ले लिए जाएं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो ये तीन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, पर अगर ऐसा है तो बाय दिस लेमा उनके स्पैन में सब कुछ है, यानी कि ये चौथा वाला उनके स्पैन में है, पर फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, सो नो मोर देन थ्री वेक्टर्स इन थ्री डिमेंशंस कैन बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसका प्रूफ वैसे ही है जैसे अभी हमने टू डिमेंशन में प्रूव किया। हम एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करेंगे, उससे हमें ए बी सी तीन पॉइंट्स मिलेंगे, दिस विल बी यू वेक्टर, दिस विल बी वी, दिस विल बी डब्ल्यू, और फिर इनका जो लीनियर इंडिपेंडेंस है दैट विल ट्रांसलेट टू द फैक्ट कि ए बी सी और ओ कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, एक बार वो कोप्लेनर नहीं है तो जो रिजल्ट हमने पहले रिकॉल भी किया, जो बहुत शायद 2-3 लेक्चर पहले प्रूव किया था, कि फिर ये जो स्पैन है दिस विल बी एवरीथिंग, और फिर कन्वर्स डायरेक्शन विल बी अनदर सिंपल एक्सरसाइज, जो इनफैक्ट दैट पार्ट वाज एन एक्सरसाइज थोड़ी देर पहले दिया गया था। ओके, सो दिस होल थिंग इज एन एक्सरसाइज नाउ। ज़रूर इस पर अच्छे से विचार करें, काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी अगर कुछ अनक्लियर रह गया है। ऑल राइट, अब फाइनली एक और कॉन्सेप्ट, बेसिस। V इज द सेट ऑफ ऑल द 2D वेक्टर्स और द सेट ऑफ ऑल द 3D वेक्टर्स। ठीक है, दोनों में ही बातें समझनी है। तो अब बेसिस फॉर V इज a tuple
मैं लिस्ट लिख देता हूँ, इज अ लिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स which span V, which span the entire set of vectors, जिसको मैं वेक्टर स्पेस भी बोलता हूँ, शायद एक बार गलती से मुंह से निकल गया था, वेक्टर स्पेस भी बोला जाता है इन्हें। सेट ऑफ ऑल द 2D वेक्टर्स इज योर 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, सेट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशनल वेक्टर्स इज योर 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। पर वो टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस नहीं करी तो मुझे यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो बेसिस फॉर वी इज अ लिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विच स्पैन वी। तो ये लिस्ट है, ये सेट नहीं है, ये लिस्ट है। तो इसमें एक ऑर्डरिंग है। इसी बात को थोड़ा सा और विस्तार में लिख देते हैं। दैट इज basis for V is, in other words, a basis for V is a list V1 up to Vn such that they are linearly independent and span of them is everything. नेचुरल कॉन्सेप्ट है, बिना रिडंडेंसी के स्पैन, बेसिकली वही है। ठीक है, पर हमारे पास बेसिस का बड़ा क्लियर कैरेक्टराइजेशन है। ये डेफिनेशन थोड़ी मिस्टीरियस लग रही होगी, पर अगर जो बात अभी सब हुई, सब समझ में आई, तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि 2 डायमेंशनल सेटिंग में अगर वी इज द सेट ऑफ ऑल द 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट लिस्ट ऑफ साइज 2 एक बेसिस है। अगर u और v लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने अभी अभी देखा कि उनका स्पैन इज एवरीथिंग, तो वो एक बेसिस है। ठीक है, और दूसरी बात कि कोई भी बेसिस ली जाए उसमें 2 ही वेक्टर्स होंगे, ना 2 से कम हो सकते हैं ना 2 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 2 से कम हुए, मान लें कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट लिस्ट है जिसमें 2 से कम वेक्टर्स हैं, तो फिर यानी एक ही वेक्टर है v1। पर एक अकेला वेक्टर तो पूरी की पूरी सेट ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर्स को स्पैन नहीं कर सकता, राइट? ये दिस इज ऑब्वियस, अगेन यू कैन आर्ग्यू इट फॉर्मली, यूक्लिडियन प्लेन में सारी बातें ट्रांसफर कर लें बाय चूजिंग अ रेफरेंस पॉइंट एटसेट्रा। तो एक अकेला वेक्टर तो स्पैन नहीं कर सकता पूरी चीज़, तो वो बेसिस नहीं बन सकता। और अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, v1 v2 v3, मान लें कोई कह रहा है कि मेरे पास बेसिस है ऑफ साइज 3, यानी कि वो कह रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट लिस्ट ऑफ वेक्टर्स हैं जिसका स्पैन इज एवरीथिंग। पर अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये पहले 2 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। पर अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो हम जानते हैं कि इनका स्पैन इज एवरीथिंग, ये पिछला ही पेज में हमने देखा। यानी कि v3 उनके स्पैन में है, यानी ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो 2 से ज़्यादा जैसे ही हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे, वो एक लीनियरली, मतलब हम कर नहीं सकते, हम 2 से ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये तो हमने रिमार्क भी दिया था। So therefore there is no basis of size more than 2 in the 2 डायमेंशनल setting. So this is clear, like we have done this. तो कोई basis produce करनी हो for the set of all the 2 डायमेंशनल vectors, तो just all you can do is pick 2 linearly independent vectors. That is all you can do. And there is this corresponding result for 3 डायमेंशनल setting. A basis for the set of all the 3 डायमेंशनल vectors is precisely a list of 3 linearly independent vectors. ना उससे कुछ कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो पॉज करके पढ़ सकते हैं और विचार करिए, वापस से सारी चीज़ें खुद से अपने दिमाग में सेट करिए। ओके, पहला एप्लीकेशन, एक ज्योमेट्रिक फैक्ट प्रूव करेंगे कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और हमने क्या किया, AD सेगमेंट बना लिया और BE सेगमेंट बना लिया, यानी ये दोनों मीडियंस बना ली, और G उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, G इज़ द सेंट्रॉइड। हमने एक लेक्चर में देखा भी था कि तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। बहुत ही बेसिक ज्योमेट्रिक फैक्ट। हम यहाँ पे क्या प्रूव करने वाले हैं कि AG इज़ टू GD दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दैट लेंथ इज़ 2, यानी AG इज़ डबल ऑफ GD। ये हम प्रूव करेंगे यूजिंग वेक्टर्स। ये भी बहुत ही वेल नोन ज्योमेट्रिक फैक्ट है, पर हम वेक्टर्स के माध्यम से करेंगे। और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। तो ये नॉन डिजेनरेट ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके, तो एकदम आसान है वेक्टर्स यूज़ करके। हम क्या करेंगे, A को अपना ओरिजिन की तरीके से सोचेंगे, सारी बातें हम A के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो अब B को या A के रिस्पेक्ट में करने के बजाय मे भी शायद C बेटर रहेगा।
सी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, इसकी सॉर्ट ऑफ एक स्पेशल पोजीशन है इस डायग्राम में, राइट। सो सी को हम अपना एंकर बना लेंगे और बाकी सब जो है उनको पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू सी के तरीके से लिखेंगे। सो लेट सी ए वेक्टर इज denoted by be denoted by this symbol and CB is this। और कई बार हम इसी बात को ऐसे भी डिनोट करते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे ब्रैकेट में A लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में B लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट में 0 लिख दिया, जिससे पता चल जा रहा है कि वो हमारा एंकर पॉइंट है, सारी बातें उसके रिस्पेक्ट में हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से जल्दी से एक बात बोल देते हैं कि सिंस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, बाय मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है कि जो D है वो है B/2 और E है वो है A/2। तो so then by the midpoint formula we have this great और let AG be equal to lambda times AD। तो ये जो वेक्टर है इसको दिस इज AD वेक्टर, इसका लैम्डा स्केल इज AG वेक्टर, राइट। फॉर सम लैम्डा हमें शो करना है कि लैम्डा इज 2/3, आई थिंक यार यही शो करना है कि लैम्डा इज 2/3। आई होप आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, या यही शो करना है, ठीक है। लेट AG be is equal to that and similarly BG be equal to mu times BE, ठीक है। देन CG क्या हो जाएगा, CG would be CA plus AG which is A vector plus lambda times AD which is A vector plus lambda times। तो क्या हुआ, ये जो है AD वेक्टर इज जस्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू आवर रेफरेंस पॉइंट। तो वो लिख दिया गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D इज दिस थिंग एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज दिस थिंग। सो दिस इज इक्वल टू ठीक है। पर CG को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं एट द सेम टाइम, CG इज CB प्लस BG। तो हम बस ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं कि G इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू मीडियंस। उसको यूज़ करने का एक तरीका बस ये है कि CG वेक्टर जो है उसको हमने एक बार ऐसे लिख दिया कि वो इन दोनों का सम है और दूसरी बार CG वेक्टर इज इन दोनों वेक्टर्स का सम, बस यही कर रहे हैं। सो CB प्लस BG विच इज़ इक्वल टू B वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सॉरी सब हाँ म्यू टाइम्स BE which is equal to B plus mu times position vector of E minus position vector of B, which is this thing। Great। पर ये दोनों बराबर हैं, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर हैं, तो इससे हमें पता चला। सो नाउ वी हैव ग्रेट, इसको और इसको बस इक्वल किया है। पर अब हम ये बात यूज़ करेंगे कि A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर, उस वजह से दिस एंड दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है? वेल क्योंकि इनका स्पैन इज़ एवरीथिंग। हम ये बात पहले प्रूव कर चुके हैं कि जब भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, किसी भी एक को ऑरिजिन समझ करके जो बाकी के दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, दे स्पैन द एंटायर सेट ऑफ टू डिमेंशनल वेक्टर्स। ये बात हम पहले प्रूव कर चुके हैं। पर अगर दो टू डिमेंशनल वेक्टर्स पूरे ही
यूक्लिडियन पूरे ही सेट ऑफ टू डिमेंशनल वेक्टर्स को स्पैन करते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो एक बेसिस बना रहे हैं इन अदर वर्ड्स, तो वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिकली दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर this is equal to mu by 2 and that is equal to that thing. So by linear independence of A and B and by the unique representation property, जब linearly independent vectors होते हैं तो किसी भी चीज़ को यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने यहाँ पे क्या किया, सी जी वैक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, पर बाय द यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट, वी गेट ठीक है। अब म्यू को एलिमिनेट कर देते हैं, सो दैट गिव्स अस, इससे जो आना है आ जाएगा। सो दिस गिव्स अस, कुछ गलत आ गया है, लेट मी रीचेक। हाँ, सो मैंने गलत लिखा था। सो दिस गिव्स अस 1 minus twice of 1 minus lambda. Mu is twice of 1 minus lambda, so this is equal to lambda by 2, which gives us 2 minus 4 plus 2 lambda, 4 lambda equals lambda, which gives us lambda is 2 by 3. Yeah, so lambda is 2 by 3 और that is it, वही करना था। AG is lambda times AD, तो हमें पता चला कि दिस इज 2/3 ऑफ द एंटायर थिंग, यानी कि दिस इज 1/3 ऑफ द एंटायर थिंग, तो ये इसका डबल है। सो एनीवे, सो दैट डज इट। ओके, वेरी सिंपल कॉम्प्यूटेशनल प्रूफ ऑफ दिस ज्योमेट्रिक फैक्ट। ज्योमेट्री से करना हो तो एक यहाँ पैरेलल लाइन बना के हो जाएगा, जस्ट ड्रॉ दिस पैरेलल लाइन, यूज मिड पॉइंट थ्योरम, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। दैट्स अ वेरी नाइस प्रूफ। पर ये थोड़ा समझने की कोशिश करें यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर सबके लिख लिए, फिर इसके पोजीशन वेक्टर लिखने के दो तरीके हो गए बस, उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंस यूज करी एंड वी आर डन। ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार ये हम प्रूव भी कर चुके हैं इसी लेक्चर सीरीज में, जब सेंटर ऑफ मास की बात हो रही थी। ए बी सी कोई ट्राइंगल है और अगेन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, और एंगल बाइसेक्टर बनाया इस एंगल का, वो ऑपोजिट साइड को डी पर मिला। हमें प्रूव करना है कि ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन डी सी। ओके, ऑल राइट, थिंक अबाउट दिस। तो इस बार हम ए के रेस्पेक्ट में सारी बात करेंगे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, सारे पोजीशन वेक्टर्स उसके रेस्पेक्ट में लिखे जाएंगे। So let B equal to AB vector and C equals AC vector, और मान लेते हैं कि BD is to DC is R is to S, जहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि R plus S is 1। रेशियो मैटर करता है, राइट। R is to S मान लें कोई बोलता है कि इट्स 2:5, दैट इज सेम एज सेइंग इट इज़ 2/7 is to 5/7, जस्ट सम को 1 बना लिया कन्वीनियंस के लिए, कोई आवश्यक नहीं है। तो से दिस इज द केस। अगर ऐसा है तो हम D का जो पोजीशन वेक्टर है R S और इन दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो दिस गिव्स अस, सो देन AD इज इक्वल टू S times B plus R times C डिवाइडेड बाय R plus S, पर R plus S तो 1 है, ये सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया। सो दिस इज इक्वल टू S times B plus R times C, और इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, AD वेक्टर विल बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, सो डेकोरेट कर देते हैं फिगर में। ऑल राइट, पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसिडर, और वॉट एवर कैसे बोलना इस चीज़ को, कि कंसिडर दिस वेक्टर
जहाँ पे नोटेशन मुझे बतानी पड़ेगी, तो लेट मी राइट इट डाउन। किसी भी वेक्टर v के लिए हम लिखते हैं ये सिंबल टू डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ v। एंड रिकॉल मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी वेक्टर पकड़िए, उसका कोई रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, लेट्स से a कॉमा b इज अ डिस्प्लेसमेंट दैट रिप्रेजेंट्स दिस वेक्टर v। just take the length of the line segment AB. The length of the line segment AB is the magnitude of the vector V. और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ ईच रिप्रेजेंटेटिव विल बी द सेम। तो इट्स अ वेल डिफाइंड नोशन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये वेक्टर लिया, दिस इज अ न्यू वेक्टर, वी जस्ट स्केल्ड दिस वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये एक नया वेक्टर बन गया, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। ऐसे वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो बस ये जो वेक्टर था इसको बस यूनिटाइज कर दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है, उसी तरीके से इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम कह रहे हैं वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक वेक्टर होगा। कहने का मतलब समझ लीजिए जब मैं ये कह रहा हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट सेपरेटली। हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, एक्सेप्टेड बात बोल रहा हूँ, एक रोम्बस है अगर, तो उसकी जो डायगोनल होती है वो एंगल बाइसेक्टर भी होती है। तो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, अगर ये रोम्बस है, ये चारों लेंथ बराबर हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। दिस इज जस्ट सिंपल एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 साइड, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो नो व्हाट इज दिस सम, ये एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, ये एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। तो इनका जो सम है वो कैसे मिलेगा, वो पैरेललोग्राम लॉ से मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ कहीं मिला, पर पैरेललोग्राम लॉ, या जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ये एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि ये भी यूनिट, देयरफॉर ये भी यूनिट, तो ये एक रोम्बस है। और जो सम है वो यही वाला वेक्टर तो है, यानी वो डायगोनल के अलॉन्ग है, देयरफॉर दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। सो दिस सम इज द मतलब वेक्टर अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर, पर जिसका मतलब आपको समझना है प्रॉपर डेफिनेशंस के लेवल पे। ये तो मैं थोड़ा इनफॉर्मली बोल रहा हूँ बात को, पर ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई होगी कि जो ए डी वेक्टर है उसका एक सूटेबल स्केल ये वेक्टर है। बेसिकली बात यह है, इन अदर वर्ड इसका सूटेबल स्केल ए डी वेक्टर है, ये भी बोल सकते हैं। सो से, और वी नो, और वी हैव आर्ग्यूड that there is lambda, there is a real number lambda such that lambda times this thing is a d vector, which is same as by notation d vector, which we know is equal to sb plus rc, ये हमें पता है। So this gives us this equation which implies by linear independence of b and c. So यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंस, सब आपस में मिल गया। इसको यूज करके वी गेट कि S is and R is, which implies R upon S. R upon S is mod B upon mod C, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C, मॉड नहीं बोलना चाहिए शायद, मैग्नीट्यूड ऑफ B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C। पर व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B? This is a displacement representing B. So magnitude of B is just the length of AB. This is equal to AB and this is equal to AC. And that's it. That gives the proof. Purely computational proof of this nice geometric fact. कुछ नहीं करना पड़ा. Okay. Try to understand this. अगर magical लग रहा हो तो just try to find out where the core step is. The core step is, एक बार ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना यहाँ पे अच्छा है कि एकदम आलतू फालतू रेफरेंस पॉइंट ना चूज़ करें, उससे आपकी कंप्यूटेशन आसान होगी। बस करने को आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं,
ये रेफरेंस पॉइंट लिया और बस उसके बाद जस्ट यही रेशियो निकाला, तो इस रेशियो को कुछ ले लिया, इट्स R/S, ये सुविधा के लिए कर दिया था। उसके बाद इस पॉइंट को उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया, और द ज्योमेट्रिक आइडिया इज दिस कि एंगल बाइसेक्टर को कहीं पे तो यूज़ करना है, तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हम एक वेक्टर बना सकते हैं जस्ट बाय कंसिडरिंग दिस, विच इज़ अ वेरी नेचुरल आइडिया। ठीक है, उसके अलोंग एक बार एक वेक्टर मिल गया तो उसका कोई स्केल ये पॉइंट है, पर ये पॉइंट को हम बी और सी के टर्म्स में पहले लिख चुके हैं, फिर उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंस इन्वोक करके। ठीक है, जस्ट स्पेंड टाइम एंड मेक इट नेचुरल अगर नेचुरल नहीं लग रहा है। ओके, अब पहला इलस्ट्रेशन, ये काफ़ी कुछ वो मीडियन वाले जैसा ही है। एक ट्राइंगल है ABC नॉन डिजेनरेट, यानी कि ABC आर नॉट कोलिनियर, और P एक पॉइंट है ऑन साइड AB सच दैट ये रेशियो में है, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 4, यानी कि इसका 4 गुना इज़ दैट थिंग। एक पॉइंट Q यहाँ चुना गया साइड BC पर सच दैट इसका 3 गुना इज़ दैट थिंग, और इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लिया, CP और AQ को इंटरसेक्ट, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको M बोल दिया गया। हमें ये रेशियो निकालना है MC डिवाइडेड बाय PC। ठीक है, सो थिंक अबाउट दिस। ओके, इस बार हम B को रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। ये क्लियरली एक विशेष इसकी पोजीशन है, A से एक लाइन पास हो रही है, C से एक लाइन पास हो रही है, इससे कोई लाइन पास नहीं हो रही, तो मे बी इसको एंकर बनाना सबसे अच्छा है। सो लेट A be this vector and C equals this vector. Then Q, what is Q? Q is BQ, this thing, क्योंकि हमें पता है ये रेशियो क्या है, ये चीज़ इसकी 3 गुना है, यानी ये जो चीज़ है वो इसकी 3/4 है, therefore this is 3/4 of BC, which is 3/4 of C. राइट, जस्ट रियलाइज इट। या तो सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 3:1 है ना, ये 3 टाइम्स दैट टाइम्स 1 टाइम्स दैट, पर ये तो 0 ही वेक्टर हो गया, डिवाइडेड बाई 3 + 1, सो दैट इज़ 4, वॉट एवर, जैसे भी सोचना चाहें। Similarly, P vector is BP, which is what? Which is 4/5 times BA. So 4/5 of A vector. Great. Okay. अब M vector क्या है, हमें बेसिकली CM/PM या CM/PC पूछा गया है। ओके, सो लेट्स सी। तो वही बात है कि BQ + QA वेक्टर इज BM वेक्टर, पर एट द सेम टाइम BP + PM वेक्टर इज BM वेक्टर। तो लेट्स से PM be equal to lambda times PC for some lambda, and QM equals mu times QA for some lambda in mu real numbers. राइट, ऐसे तो हम ढूंढ ही सकते हैं क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो PC का कोई ना कोई स्केल इज PM, एंड सिमिलरली QA का कोई ना कोई स्केल इज QM, और हमने उन स्केल्स का नाम लैम्डा और म्यू रख दिया है। सो यहाँ एरो लगाना मैं भूल गया, विच मीन्स वॉट, दस PM is lambda times position vector of C minus position vector of P। एक बार ऐसे ही लिखते हैं, P को भी हम फर्दर P को हम लिख ही सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं A के टर्म्स में, C minus 4/5 of A, and QM is mu times position vector of A minus position vector of Q,
पोजिशन वेक्टर ऑफ Q इज 3/4 ऑफ C। ये है, पर द मेन पॉइंट इज कि BM वेक्टर जो है इसको हम लिखेंगे BQ प्लस या BP प्लस PM, which is P vector plus PM vector। PM vector is, अच्छा था कि वो हम नहीं करते, ऐसे ही लिखना अच्छा था, इट वॉज बेटर, ठीक है कोई बात नहीं। विच इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा टाइम्स P वेक्टर टाइम्स लैम्डा C, विच इज, अब हम P की जगह पे लिखेंगे 4/5 ऑफ, या जो भी था वो, P वेक्टर वॉज वॉट, 4/5 ऑफ A। और सिमिलरली BM वेक्टर इज ऑल्सो BQ plus QM, which is Q vector plus mu times A minus Q, which is equal to Q vector is 3/4 of C। ठीक है, ये चीज़ आ गई। सो BM वेक्टर इज दिस एंड BM वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू दैट। सो अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो thus we get दिस इक्वेशन। और फिर से वही लीनियर इंडिपेंडेंस यूज करके वी गेट 1 minus lambda, this is mu, and this is equal to this। और हमें करना क्या है, हमें इस रेशियो की बात करनी है, तो लैम्डा निकालना बेहतर है। हम लैम्डा एक बार निकाल लेंगे तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जस्ट एलिमिनेट, म्यू एलिमिनेट कर लें, लैम्डा की कोई वैल्यू आ जाएगी। एक बार लैम्डा मिला तो हमें क्या पता चला, हमें पता चल जाएगा कि PC का कौन सा फ्रैक्शन PM के बराबर है, विच इज़ द सेम इंफॉर्मेशन एज नोइंग कि MC क्या फ्रैक्शन है PC का, राइट। ये पता होना है कि PM इज समथिंग टाइम्स PC इज सेम एज नोइंग what times PC is MC। So you can find out this ratio once you know lambda। Eliminate mu, find out lambda and solve। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। अब ये सवाल जो हम पहले एक बार सेंटर ऑफ मास की मदद से कर चुके हैं, हम इसको थोड़ा माइंडलेसली करना चाहते हैं बाय व्हाट वी लर्नड। तो P एक पॉइंट है इन अ ट्राइंगल ABC, अगेन नॉन डिजेनरेट ट्राइंगल, यानी ABC आर नॉट कोलिनियर। ये तीनों लाइंस बना दी गई और हम ये शो करना चाहते हैं, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस। ठीक है, तो हम A को एंकर रखेंगे, सारी चीज़ें A के रिस्पेक्ट में। सो लेट B वेक्टर इज दिस, C वेक्टर इज दिस, ओके। अब इसको थोड़ा उल्टी तरीके से सोचते हैं कि पॉइंट P पहले न चुन के पॉइंट P को क्रिएट करने का एक उल्टा रेसिपी है कि पहले F और E चुन लें, ये दोनों लाइंस बना लें, फिर पॉइंट P मिल जाएगा और फिर उसके बाद AD बनाए। सवाल क्या कह रहा है कि पहले पॉइंट P चुन लिया गया, फिर उसके बाद ये तीनों लाइंस बना दी गई। ऐसे सोचें कि पहले किसी ने F और E चुन लिए और उसके बाद पॉइंट P क्रिएट हो गया बाय देयर इंटरसेक्शन और फिर ये लाइन बना दी। एग्जैक्टली सेम ही रेसिपी है, मतलब बस उसको उल्टी तरीके से देख रहे हैं। ये देखने से बस हुआ ये कि हम समझ पा रहे हैं कि F हमारे ऊपर है, हम कुछ भी चुन सकते थे F इस लाइन पर, और E भी कुछ भी चुन सकते थे। तो एक फ्री पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो जाएगा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अगर इस तरीके से देखें तो F के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो इस लाइन पर है, यानी कि वो AB का कोई स्केल है, पर वो कौन सा स्केल है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके लिए हमें एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसी लिए एक पैरामीटर E के लिए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पर उसके बाद हम कोई नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये पॉइंट तय हो गया, ठीक है। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि लेट्स से
f vector equals, by definition this is af, which is some parameter lambda times ab, which is lambda b. ठीक है, तो ये बात हमें समझनी ज़रूरी है कि फॉर सम, हाँ दिस इज फॉर सम लैम्डा विच इज़ बिटवीन 0 एंड 1. तो जो पॉइंट f है वो ना a के बराबर है ना b के बराबर है, शायद सवाल में लिखा नहीं है पर मान के चल रहा है. f स्ट्रिक्टली बिटवीन a एंड b है. तो देर इज सम लैम्डा बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट दिस वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर. वही बात यहाँ लिखी गई है. और लैम्डा एक तरीके से फ्री पैरामीटर है. उसी 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 सांस में हम ये कह सकते हैं कि e वेक्टर विच इज बाय डेफिनेशन ए ई, लेट दिस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ए सी. ओके, राइट. फिर वही करेंगे, जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिख पाएंगे कि उसको हम सोचेंगे दिस प्लस दिस, एट द सेम टाइम इट विल बी दिस प्लस दिस. पर ये जो दिस है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि इट विल बी, मतलब व्हाट इज CP? CP इज सम स्केल ऑफ दिस वेक्टर. सम स्केल ऑफ CF वेक्टर इज CP. तो वहाँ से हम P पर हैंडल पा पाएंगे. ओके, सो लेट्स सी. तो so let BP be equal to alpha times BE, again for some alpha in this range. CP is beta times CF. Okay, so thus AP is AC plus CP, या AB plus BP करते हैं पहले. This is AB plus BP, clearly AB plus BP, which is equal to this thing plus lambda times, sorry not lambda, alpha times E minus B, right? अल्फा टाइम्स BE का मतलब क्या हो गया? पोजिशन अल्फा टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B. ठीक है, विच इज इक्वल टू प्लस अल्फा टाइम्स E, पर E खुद क्या है? E है म्यू टाइम्स C, सो दिस इज अल्फा म्यू C. बाय द सेम प्रिंसिपल AP is equal to AC plus CP, which is C plus beta times F minus C, which is right. ये चीज़ आ गई. तो इक्वेटिंग ये और ये बराबर हैं क्योंकि दोनों ही इस वेक्टर के बराबर हैं. सो दैट सो वी गेट ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई. ओके, तो हम क्या करेंगे कि हमारा फ्री पैरामीटर्स वर जस्ट लैम्डा एंड म्यू, तो सारी बातें हम लैम्डा और म्यू के टर्म्स में करने वाले हैं. तो यहाँ से अगर हम कुछ एक एलिमिनेट कर दें अल्फ़ा या बीटा, तो या सो एक बार हमें अल्फ़ा या बीटा कुछ मिल गया तो हम लिख पाएंगे AP वेक्टर को. हम लिख पाएंगे एक बार AP वेक्टर को लिख लिया, फिर हम देखेंगे D वेक्टर, ये मतलब D का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है. ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, सो लेट्स एलिमिनेट समथिंग, मे बी म्यू एलिमिनेट, सॉरी बीटा एलिमिनेट कर देते हैं. सो दैट गिव्स अस बीटा इज 1 माइनस म्यू अल्फ़ा. ठीक है, से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी. सो अल्फ़ा विल गिव अस, सॉरी आई मीन दिस विल गिव अस अल्फ़ा इज व्हाट?
1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा म्यू मेरे ख्याल से। लेट मी चेक। ठीक है, ये आ गया अल्फा। देयरफॉर बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी, उसको सॉल्व करके अल्फा ये आ गया। बीच का आप इग्नोर कर सकते हैं, वो आप खुद से कर लीजिए। सो ए पी वॉज वॉट, ए पी इज 1 माइनस अल्फा। दिस थिंग इम्प्लाइज, राइट, यही तो हमारे पास था, ए पी वॉज दिस इक्वेशन। तो वो चीज़ लिख ली। अब यहाँ पे अल्फा की हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ आवर फ्री पैरामीटर्स लैम्डा एंड म्यू। Okay, so what is this? So this is equal to AP. Right, this is equal to AP. Okay. अब अगर हम AD वेक्टर भी निकाल लें, AD वेक्टर भी सेम टेक्निक से हम निकाल सकते हैं, तो हम AP अपॉन PD लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ आवर फ्री पैरामीटर्स। और ये सब तो है ही हमें नॉन इन टर्म्स ऑफ आवर फ्री पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए, पर अब फिनिश कैसे करें। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया, हमें पॉइंट D का भी लिखना है। तो हम दो बातों से पॉइंट D को लोकेट करेंगे, एक ये कि वो इस लाइन पर है, और एक ये कि इस लाइन पर है। इस लाइन पर है, इसको कैसे हम एनकोड करेंगे कि वो AP का कोई स्केल है, ठीक है। और इस लाइन पे है, वो हम कैसे इसके एनकोड कर सकते हैं कि ये रेशियो कुछ मान लें, BD टू DC कोई रेशियो मान लें, तो D हम सेक्शन फॉर्मूले से लिख देंगे, उससे ये एनकोड हो जाएगा कि वो इस लाइन पर है। ठीक है, सो लेट्स से BD टू DC इज R इज टू S, जहाँ पे कन्वीनियंस के लिए हम ये मान सकते हैं कि R प्लस S इज 1। ओके, so position vector of D with respect to, of course, our reference point. So thus AD by the section formula is this thing using the section formula. पर एट द सेम टाइम, जैसा कि अभी हमने बोला, ये बात कि D इस लाइन पर है, इसको इनकोड करने के लिए हम कहेंगे कि वो AP वेक्टर का कोई स्केल है। सो से AD is some theta times AP for some theta, where theta will be greater than 1. So then what do we have? We have AD is equal to AP का एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो AD का एक्सप्रेशन हम अब लिख सकते हैं। सो दैट गिव्स अस, थीटा ही एक्चुअली हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हमें AP अपॉन PD की बात करनी थी। दैट इज़ एज गुड एज दिस पैरामीटर थीटा, जो AP का स्केल है, राइट। AP अपॉन PD निकालने के लिए अगर हम थीटा निकाल लें तो हम ये निकाल लेंगे। सो आई होप यू सी वेयर दिस इज गोइंग। सो AD इज इक्वल टू थीटा टाइम्स दिस वेक्टर प्लस थीटा टाइम्स दिस वेक्टर, ये हो गया AD। अब इसको इक्वेट करते हैं, ये और इसको इक्वेट करेंगे। अगेन लीनियर इंडिपेंडेंस यूज हो रही है, सो इक्वेटिंग द टू एक्सप्रेशंस, हमें मिला S इज and R is this thing, but R प्लस S तो 1 था, उससे हमें मिला कि थीटा टाइम्स दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर फ्री पैरामीटर्स लैम्डा एंड म्यू। बट व्हाट डू यू गेट? You get theta times lambda plus mu minus 2 lambda mu equals 1 minus lambda mu। हॉरिबल एक्सप्रेशन आ रहा है, बाप रे। ये आया थीटा, मतलब एक्चुअली थीटा इज दिस थिंग। ऑल राइट, पर AP/PD है क्या फाइनली? AP/PD इन टर्म्स ऑफ थीटा ये क्या है?
ए पी अपन पी डी की ही तो बात करनी थी। इन टर्म्स ऑफ थीटा ये क्या है, पी डी सॉरी ए पी का थीटा टाइम्स करने पर पी डी मिलता है। सो सॉरी ए पी का थीटा टाइम्स करने पर ए डी मिलता है, तो ए पी अपॉन पी डी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन पी डी इज जस्ट theta minus 1, right? That's what this is. AP में थीटा मल्टीप्लाई कर दें तो AD मिलता है, AD इज AP प्लस PD, तो PD हमें मिल गया कि थीटा माइनस 1 टाइम्स AP है, बस वो कर दिया। सो नाउ लेट्स कंप्यूट दिस, थीटा का एक्सप्रेशन तो हमारे पास है ही, सो दिस इज 1 अपॉन this thing minus 1, which is बाप रे 1 minus lambda minus mu plus lambda mu, ये चीज़ आ रही है, दिस इज ए पी अपॉन पी डी। और व्हाट अबाउट ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी क्या है, ए एफ अपॉन एफ बी हो जाएगा, हमें पता है क्या है कि ए बी इज लैम्डा टाइम्स, नहीं, लैम्डा टाइम्स ए बी इज ए एफ, सो ए एफ अपॉन एफ बी क्या है, ए पी अपॉन पी डी तो निकाल लिया, ए एफ अपॉन एफ बी क्या है, सो ए एफ इज लैम्डा टाइम्स ए बी और एफ बी देयरफॉर हो जाएगा, मुझे हमेशा थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, सो दिस विल बी ए एफ प्लस एफ बी इज ए बी lambda times AB, so this is 1 minus lambda times AB, yeah, that's what it is। और सिमिलरली दूसरा सिंबल क्या है, ए ई अपॉन ई सी, राइट, दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, सो देयरफॉर इन दोनों का जो सम है वो आया जो कि इसी के बराबर है, राइट, दिस प्रूव्स द थिंग, ए पी अपॉन पी डी भी ये एक्सप्रेशन आया और इन दोनों का जो सम है वो भी यही एक्सप्रेशन आया। तो इतना लंबा सोल्यूशन क्यों दिया हमने पहले एक बहुत छोटा सोल्यूशन इसका दिया था, लगभग 4 लाइन में आ गया था, इसलिए दिया कि ये बात इलस्ट्रेट हो सके कि एकदम माइंडलेस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं अगर वेक्टर्स से सोचें। कंप्यूटेशन पे रिड्यूस हो गया, ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ज्योमेट्री से, पर एक सिंपल कंप्यूटेशन पे रिड्यूस हो गया। बस एक एंकर पॉइंट चुना, सारे पोजीशन वेक्टर उसके टर्म्स में लिख दें, थोड़ा सा बस उसमें ये विचार करना पड़ता है कि अब जैसे यहाँ पॉइंट डी का जब पोजीशन वेक्टर लिखा था तो हमने बस ये यूज़ किया था कि वो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, इसमें खैर विचार भी कुछ नहीं है, कहीं पे तो आपको ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी सिचुएशन की, पर सब कुछ जस्ट कॉम्पिटिशनली हो जाता है, यही बात है। शायद हम इस सवाल को एक बार और देखेंगे आगे, पक्का नहीं कह सकता, ठीक है। आई होप दिस वॉज क्लियर। And with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.